कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मक्का में समन्वित रोग एवं कीट नियंत्रण पर तकनीकी जानकारी। भिंडी की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। आंवला के नए बाग स्थापना पर तकनीकी जानकारी। मक्का की खेती खरीफ फसल के रूप में प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, परंतु खरीफ में इस फसल को कीट और रोगों द्वारा भारी क्षति होती है। अतः मक्के की फसल में कैसे करें रोग और कीटों का समन्वित प्रबंधन, देखते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की, जिसमें मक्का की फसल का सबसे प्रमुख रोग है पर्ण अंगमारी या पत्ती झुलसा। ये रोग प्रदेश के समस्त मक्का उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तथा इनके द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसान भाइयों, हेलमिंथोस्पोरियम कवक द्वारा यह फसल पर पहुंचाया जाता है। सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर अंडाकार या नाव के आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों का रंग हरा भूरा, भूरा या भूरा हो सकता है तथा पत्तियों पर इनका आकार एवं संख्या अनिश्चित होती है। बाद में यह धब्बे ऊपर की पत्तियों पर भी पहुंच जाते हैं तथा रोग की भयंकर अवस्था पर पत्तियां सूख जाती हैं और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पौधों में अपरिपक्व एवं दाने रहित भुट्टे होने के कारण उपज में भारी कमी आ जाती है। इस रोग के रोग कारक रोगी पौधों के अवशेषों पर भी जीवित रहते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से करना लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त मक्का की रोग रोधी किस्में जैसे गंगा संकर मक्का 2, गंगा संकर मक्का 5, गंगा संकर मक्का 7 एवं संकुल किस्में किसान, विजया, विक्रम आदि की ही बुआई करनी चाहिए तथा फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण कीटों के बारे में। तो इसका सबसे भयंकर कीट है तना छेदक। इसकी सूढ़ियां तनों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती हैं, जिससे तेज हवा चलने पर पौधा टूटकर गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।
अथवा बुआई के 2 से 5 सप्ताह बाद क्यूनॉल-फास दवा 2 लीटर या फेनिट्रोथियान 50 ईसी 500 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका दूसरा प्रमुख कीट है गोभेदक मक्खी। प्रौढ़ मक्खी हल्के धूसर रंग की होती है जिसके लार्वा द्वारा हानि होती है। ये जमाव के प्रारंभ होते ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। पहले पत्ती खाते हैं, फिर तने के ऊपरी कोमल भाग में छेद करके घुस जाते हैं और तने को खाते रहते हैं, जिससे फसल में पौधों के पीले पड़कर सूख जाने की समस्या देखी जाती है। प्रकोप वाले पौधों पर मृत गोप अर्थात डेड हर्ट बन जाता है। इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल ओडिमेटॉन 25 ईसी या मोनोक्रोटोफॉस 36 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश की परिस्थिति में मक्का में दीमक एवं बालदार कीटार कीटों का भी प्रकोप कहीं कहीं देखा जाता है। दीमक के नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपायरीफॉस दवा 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर सिंचाई नाली के माध्यम से खेत में प्रयोग करना चाहिए। बालदार कीट अथवा भुड़ली कीट के नियंत्रण हेतु डाइक्लोरोवास दवा 650 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आजकल मक्के की फसल में एक विनाशकारी सूक्ष्म जीव सूत्रकृमि का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जिसके नियंत्रण हेतु फसल चक्र अपनाएं तथा बुआई के समय कार्बोफ्यूरान दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, मक्का की खेती में अगर उपर्युक्त बताए गए लगने वाले रोगों एवं कीटों की रोकथाम कर ली जाए तो मक्का की फसल से 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सब्जियों में भिंडी की खेती खरीफ फसल के रूप में मेड़ों पर बहुत से किसान करते हैं, तो इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिकतम उपज लेने हेतु बुआई के समय कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर IN शुक्ला से। जैसा कि आप जानते हैं, खरीफ में भिंडी की फसल मुख्य सब्जी के रूप में उत्पादन इसका लिया जाता है। बाज़ार में इसका मूल्य बहुत अच्छा मिलता है। इसके कारण इससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो किसान भाइयों को इसकी लोकप्रियता, इससे अच्छा लाभ आदि को देखते हुए इसे उनके लिए बहुत ही अच्छी फसल के रूप में देखा जाता है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी एवं भूमि के चयन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खरीफ के मौसम में जल निकास युक्त भूमि तथा अच्छी भुरभुरी बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के उपरांत 2-3 जुताई कल्टीवेटर अथवा देसी हल से कर देते हैं। अच्छी तरह से तैयार करने के उपरांत हम सुविधानुसार क्यारियां बना लेते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद अब बात आती है उर्वरकों के प्रयोग की। अगर किसान भाई अपना मिट्टी परीक्षण करा लेते हैं तो उसके अनुसार ही वो संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए ध्यान देने की बात यह है कि हमें अपने भूमि में जीवांश युक्त खादों का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। खेत की तैयारी से पहले ही हमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट खाद अपने खेत में इकसार मिला देना चाहिए। तत्पश्चात खेत की तैयारी करके उसमें क्यारियां आदि बनानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो भिंडी की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास पर्याप्त होता है प्रति हेक्टेयर के लिए। इसमें आधी नाइट्रोजन की मात्रा, पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को खेत की तैयारी के समय ही अपने खेत में मिला देते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, बात आती है प्रजातियों के चयन की। ऐसी प्रजातियों का चयन करते हैं जो किसानों के लिए आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो। किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी प्रजातियों को किसी रजिस्टर्ड संस्थान अथवा पब्लिक सेक्टर की अच्छी कंपनियों से ही बीज उपलब्ध करें अथवा क्रय करें। उनसे रसीद अवश्य ले लें, जिससे किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका निदान किया जा सके। प्रजातियों में काशी विभूति, काशी प्रगति, पंजाब पद्मिनी,
पंजाब क्रांति, पूसा सावनी, पूसा A4 आदि ऐसी प्रजातियां हैं। इनके अलावा आज़ाद भिंडी 1 तथा आज़ाद भिंडी 2 ये भी अच्छी प्रजातियों में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियां हैं। इसके बाद अब किसान भाई बात आती है बीज दर की। बीज दर के लिए भिंडी के खरीफ मौसम में प्रयोग किए जाने के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से संस्तुत किया जाता है। इसमें किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि बुवाई के पहले अपने बीज को उपचारित अवश्य कर लें। इसके लिए बविस्टीन की 2 ग्राम की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर के लिए पर्याप्त होती है। अगर सुविधानुसार उपलब्ध हो जाए तो ट्राइकोडर्मा की 4 से 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से शोधित करके बोने से जितनी भी फंगस से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम हो जाती है। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बुआई के समय की। तो जैसा कि किसान भाइयों के खेत की उपलब्धता के ऊपर समय आगे पीछे किया जा सकता है। सर्वोत्तम समय 15 जुलाई से 15 अगस्त सर्वोत्तम रहता है। कुछ अंतिम जून से ही भिंडी की बुआई की जो अगेती प्रजातियां हैं उनकी बुआई प्रारंभ कर देते हैं। जहां तक बुआई की विधि की बात है तो बुआई की जो विधि है उसके अंतर्गत हम भिंडी की बुआई लाइनों में करते हैं। बरसात के मौसम में 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को स्थापित करते हुए हम इस प्रकार से अपने खेत में भिंडी की बुआई करते हैं। तथा जो हमारी आधी नत्रजन की 60 किलोग्राम की मात्रा शेष रह जाती है इसको 2 बराबर भागों में पहली 35 से 40 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी 55 से 60 दिन की अवस्था पर हम खड़ी फसल में इकसार छिड़काव कर देते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होंगे हाजिर। आरती लाइव। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम अन्नदाता। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलों में आंवले की बागबानी प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। यदि आप भी व्यावसायिक तौर पर आंवले का बाग स्थापित करना चाहते हैं तो पौधों की रोपाई हेतु यह समय उपयुक्त है। परंतु रोपण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक बिंदुओं का ध्यान रखें, जानते हैं बांदा के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान से। आज हम आपको अमृत फल या जिसे आप आंवला कहते हैं उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो रोपण में आपके लिए उपयोगी होंगी। इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी इसका रोपण किया जाए तो इसमें उपयुक्त प्रजातियों का ही चयन किया जाए। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण 3 या 4 प्रजातियां हैं जो बुंदेलखंड में विशेषकर उपयोगी हैं, जिसमें N6 है, 96, 97, 910, चकैया व लक्ष्मी 52। ये प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें लगभग हर साल हमें उपज मिलती है और लगभग 10 साल का पौधा 1 कुंटल प्रति पौधे के हिसाब से उत्पादन दे देता है। हमें विश्वास है कि हमारे बुंदेलखंड के कृषक भाइयों ने जिन्हें भी
आंवला उद्यान का रोपण करना है उन्होंने अपनी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली होंगी और इस वक्त रोपण का सबसे उपयुक्त समय चल रहा है और पौधों की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली होगी। अगर आपकी पौधों की व्यवस्था हो गई है तो रोपण में क्या क्या सावधानियां बरती जानी है इसके विषय में मैं कुछ आपको सुझाव देता हूँ। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पौधे आपने कहीं से क्रय किए हैं वो विश्वसनीय स्रोत से क्रय किए होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपने अगर पौधा पॉलीथीन में लिया है या मोजैटी में लिया है तो सबसे पहले रोपण करने से पूर्व उसकी मोजैटी या पॉलीथीन को हटा दें। पॉलीथीन या मोजैटी हटाने के उपरांत उस पौधे जो आपका गड्ढा था उसमें केवल उतना ही बड़ा अलग से दूसरा छोटा गड्ढा कर लें जितनी आपकी मोजैटी या पॉलीथीन है और उसको उसके अंदर दबाने के उपरांत उसको ठीक से हाथ से दबाएं, फिर पैर से दबा दें और तत्काल उसमें सिंचाई कर दें। ऐसा कर देने से उसके बीच की एयर निकल जाती है और पौधे के लगने की चांसेस लगभग 90 से लगभग 100% तक हो जाते हैं। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बचाव करना पड़ता है विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्रों में दीमक से। दीमक के बचाव के लिए तो वैसे बाजार में बहुत सारी दवाएं प्रचलित हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर क्लोरपाइरीफॉस नाम की दवा का इस्तेमाल किया जाए और 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के घोलने के उपरांत इसका अगर उपयोग किया जाए तो दीमक से लगभग 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। सबसे पहले जब आपने पौधा रोपित कर लिया और इसको पानी दे दिया है तो 1 दिन उपरांत क्लोरपाइरीफॉस के घोल को लगभग 5 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से भूमि का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, जिससे दीमक का बचाव लगभग 6 महीने तक पूरी तरह से हो जाता है। 6 महीने उपरांत ही फिर से दोबारा दवा का उपयोग करेंगे। और इसमें एक और खास बात ध्यान रखनी होती है, जो कलमी पौधे होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है मूल ग्रंथ और दूसरा वो शाखा होती है जिसमें फ्रूटिंग होती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो कलम होती है उसके नीचे वाले पार्ट से कोई नई कलिका या शाखा का विकास ना हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो उसकी कलमी शाखा है उसकी डेथ हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी और आगे चल के वो पौधा बीजू बन जाएगा और जो आप अपेक्षित फलोत्पादन या अपेक्षित गुणवत्ता के फल प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हताशा या निराशा ही हाथ लगेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में मध्यम से घने बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमान कम बने रहने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 29 से 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, मौसम सुहावना बने रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 85 से 92% एवं दोपहर बाद हवा में नमी की मात्रा 62 से 74% के मध्य रहने, मध्य गति की हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 16 से 19 जुलाई के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा इन क्षेत्रों में कुल 50 मिलीमीटर और बारिश होने की संभावना है। ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। किसान भाइयों, इस सप्ताह संभावित अच्छी बारिश होने के मद्देनजर धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। जहां बारिश कम हो वहां अपने निजी या सरकारी जल संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन रोपाई के समय कुछ सावधानी बरतें, जिनमें प्रमुख है खेत में 3 इंच से अधिक भरे पानी को खेत से बाहर निकलवाएं, जिससे कल्ले अधिक संख्या में बन सकें। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण हेतु 2 से 3 दिनों के अंदर ब्यूटाक्लोर 50% EC की 500 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से समान रूप से छिड़काव करें। इससे धान की फसल में प्रारंभ से ही खरपतवार नहीं होंगे।
साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यदि नर्सरी की पौधा अधिक दिनों अर्थात 30 से 35 दिनों की हो गई हो तब रोपाई करते समय प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधों की संख्या 45 से 50 बनाए रखने हेतु पौधे से पौधे की दूरी कुछ कम कर दें तथा एक स्थान पर 3 से 4 पौधे रोपें। इसके अलावा अधिक दिनों की पौध की ऊपरी पत्तियों को 2 से 3 इंच तक तोड़कर अलग करके ही रोपाई करें। रोपाई से पूर्व कढ़ेल किए गए खेत में धान की फसल हेतु आवश्यक पोषक तत्व देने हेतु 35 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम MOP तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से दें। जिन किसान भाइयों ने हरी खाद हेतु ढैंचा की बुआई कर रखी है तथा 45 से 50 दिनों की हो गई हो तब ऐसे मौसम में केज व्हील लगे ट्रैक्टर द्वारा या हैरो की सहायता से जमीन सतह से 1 से 1.5 फीट जमीन की गहराई तक फसल को पलट दें जिससे वह समय से सड़ गल जाए तथा इसके 5 से 6 दिनों बाद इसमें धान की रोपाई करें। ऐसे खेत में रोपाई के समय 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ कम कर दें। पहले रोपी फसल में से खरपतवार निकालें तथा वर्षा जल को अधिक मात्रा में खेत में संचय करने हेतु खेत के चारों तरफ की मेड़ें मजबूत कर लें। ऐसा करने से फसल की अच्छी वृद्धि होने के साथ साथ खेत में उगे खरपतवार भी नियंत्रित होंगे तथा पोषक तत्व भी खेत से बाहर नहीं जाएंगे। सोयाबीन की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की बुआई के इच्छुक किसान भाई सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुआई उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह कर लें। सोयाबीन की फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु किसान भाई कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें। उन्नतशील किस्मों जैसे पंत सोयाबीन 1024, पंत सोयाबीन 1042, पंत सोयाबीन 1092, पंत सोयाबीन 1225, पंत सोयाबीन 1347, पंत सोयाबीन 20, पंत सोयाबीन 21, पंत सोयाबीन 22, पंत सोयाबीन 23 आदि में से ही किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चुनाव करें। बुआई हेतु बीज की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें। उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें, लेकिन यदि मृदा परीक्षण न करवा पाए हों तब 30 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से बुआई से पूर्व खेत की मिट्टी में मिला दें। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण हेतु 24 से 48 घंटे के अंदर एलाक्लोर की 1.5 लीटर मात्रा या फ्लूक्लोरेलिन की 1 लीटर मात्रा या पेंडीमेथिलिन की 1.25 लीटर मात्रा का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अभी हाल ही में हुई बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी हो गई है। साथ ही दाने वाली ज्वार, बाजरा, तिल, अरहर आदि की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः इच्छुक किसान भाई इस सप्ताह इनकी बुआई करें। लेकिन ध्यान रखें कि अच्छे जल निकास एवं दोमट से बलुई दोमट मृदा वाले खेतों का ही चुनाव करें। प्रमाणित बीज ही बोएं। पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु उचित मृदा नमी की दशा में कृषक भाई हरे चारे हेतु ज्वार की उन्नत किस्मों जैसे पंतचरी 4, पंतचरी 5, पंतचरी 6, यूपीचरी 2 अथवा किसी क्षेत्रीय किस्म के प्रमाणित बीज की बुआई करें। पशुशाला में फिनाइल तथा मच्छर एवं मक्खी नाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। सुबह शाम दूध निकालते समय असुविधा से बचने हेतु धुआं करें। दिन में मौसम साफ होने पर कुक्कुट आवास गृहों में हवा का आवागमन बढ़ा दें जिससे मुर्गियों की बिछावन सूखती रहे। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह हम मौसम की नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर उसे जवाब भी देते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जमुनीपुर बांदा के मुक्तेश्वर पटेल ने। आपने मूंग की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खरीफ सीजन चल रहा है, इसमें आप मूंग की बुआई कर सकते हैं और इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी बढ़िया होती है, क्योंकि दलहनी फसलें जो हैं दलहनी ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, इसलिए किसान भाइयों को दाल वाली फसलें अवश्य बोना चाहिए। इनसे कई फ़ायदे हैं। एक तो आपका प्रोटीन का स्रोत है, दूसरा आपकी जो मिट्टी में जीवांश कार्बन बढ़ाती हैं, तीसरा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करके पौधों को उपलब्ध कराती हैं, इसलिए उस खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मूंग की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। नरेंद्र मूंग 1 है, पंत मूंग 1935 हैं, PDM
54 है, ये सब वैरायटियां हैं जो कि हमारी इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं और ये 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती हैं। और इनका जो प्रोडक्शन है, पैदावार है 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर है। इनका जो बीज दर है वो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर का है। और बोने से पहले हमें बीज शोधन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बीज जनित या उकटा रोग इसमें बहुत पनप जाता है। तो सर्वप्रथम आप बीज को थीरम प्लस कार्बेंडाजिम 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से शोध कर सकते हैं, या 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से आप शोध करें। फिर है इसमें एक विशिष्ट राइजोबियम कल्चर जो आता है खासकर मूंग के लिए, इससे भी शोध करना चाहिए ताकि इसकी जो ब्रांचिंग है, शाखाएं निकलना है, जड़ों का विकास है और गांठों का विकास अच्छा होता है। इसका शोध करने का ये तरीका है कि आधा लीटर पानी लेते हैं, उसमें 100 ग्राम गुड़ डालते हैं, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसमें राइजोबियम कल्चर का 200 ग्राम का पैकेट उसमें काट के डालेंगे और उसको किसी डंडी की सहायता से उल्टा और सीधा दोनों तरह से घुमा के उसको मिला लेंगे। ये जो शोध है, ये शोधन है, ये 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। बीज को आप किसी फर्श पे या साफ कपड़े पे या पॉलीथीन पे फैला लेंगे और उसके बाद उसको छिड़क के पोले हाथ से उसको मिलाएंगे। तो इस तरीके आपका जो राइजोबियम का विशेष है उससे शोध हो जाएगा और उसके फैला देंगे फिर, ताकि फरहार हो जाए और बुआई में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें 15 केजी नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो सल्फर अवश्य डालें, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी पैदावार को बढ़ाते हैं। इसलिए 20 केजी सल्फर हमारी दलहनी फसलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बुआई का इसका एक तरीका है कि पंक्ति से पंक्ति 35 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर तक रहता है, जिससे कि हमारा व्यास भी अच्छा होगा और दूरी जब रहती है तो विकास अच्छा होता है। ये इसका एक तरीका है बोने का। किसान भाइयों, इसमें बुआई के बाद हमें ध्यान रखें, क्योंकि खरपतवार भी बहुत जमते, तो एक पेंडिमेथिलीन आता है, पेंडिमेथिलीन, उसका आप 3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 700 लीटर पानी में घोल के बुआई के 2-3 दिन के अंदर इसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारे जो खरपतवार नहीं उगते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर इसी समय, आपसे मुलाकात करेंगे और कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।